हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डीएसए के या करने वाले हैं जितने भी, उसमें हम एक ना एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कैलकुलेशन जरूर से करते हैं। और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में हम लूप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम के सोल्यूशन में हम लूप्स का यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाले सही से, ताकि हम पूरे प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से लूप से। इस लूप में क्या हो रहा है कि इस लूप को कॉल किया जा रहा है इनपुट एन देके। ठीक है, और फॉर लूप के अंदर क्या जो फॉर लूप लिखा हुआ है, लूप अंदर लिखा हुआ है, उसमें क्या हो रहा है, 0 से लेके 80 तक चल रहा है। ये लूप चल रहा है, फिक्स नंबर तक चल रहा है लूप। ठीक है, और इसके अंदर कोई फिक्स अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, फिक्स्ड वर्क हो रहा है, जो कि एन से इंडिपेंडेंट है बेसिकली। ठीक है, फिक्स वर्क हो रहा है कुछ भी। ठीक है, और जैसे कि प्रिंट हो गया ये, और बस लूप इतना ही चल रहा है, मतलब 0 से 80 तक। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये मुझे बेसिकली निकालना है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में लूप की एक बात को, एक जनरल बात को जान लेते हैं कि जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं लूप्स की, तो हम बेसिकली करते यही है कि हम काउंट करते हैं कि ये लूप कितनी बार चलेगा विथ वैल्यू ऑफ एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ये लूप कितनी बार चलने वाला है, बस इसी की काउंटिंग करते हैं। ठीक है, हर समय जब भी लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं किसी सिनेरियो में। तो इस लूप को अगर देखें तो एन के वैल्यू के साथ ये लूप कितने बार चल रहा है, तो मेरे को पता चलेगा कि एन के वैल्यू पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है लूप कितनी बार चलेगा, या फिर इस लूप के अंदर वाला जो फिक्स्ड वर्क है वो कितने बार होगा, क्योंकि ये हमेशा सही लूप एन के वैल्यू कुछ भी हो, ये हमेशा सही 0 से लेके 80 तक ही इटरेशन होगा, मतलब 80 टाइम्स ही चलेगा डिस्पाइट व्हाट इज द वैल्यू गिवन फॉर एन। तो बेसिकली ये एक तरह से कांस्टेंट लूप है ना, फिक्स नंबर ऑफ टाइम चलने वाला लूप है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है थीटा वन। जो कांस्टेंट लूप रहता है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बोल देते हैं थीटा वन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लूप पे चलते हैं। अगर नेक्स्ट लूप में क्या हो रहा है कि इस लूप में इनपुट एन दिया जा रहा है। ठीक है, एन, इसमें भी इनपुट एन देके कॉल हो रहा है। अब ये लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेके एन तक विथ इंक्रीमेंट ऑफ 1। ठीक है, और अंदर में कुछ फिक्स वर्क हो रहा है, जैसे कि ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये लूप अब कितनी बार चलेगा एन के वैल्यू के साथ। ठीक है, एन के वैल्यू के साथ कितनी बार चलेगा ये मेरे को निकालना है। ठीक है, तो सपोज करो एन की वैल्यू 10 हुआ, तो ये लूप चलेगा 10 टाइम्स। एन की वैल्यू 100 हुआ, तो ये बेसिकली चलेगा 100 टाइम्स। जितना भी एन का वैल्यू होगा उतने बार ही ये लूप चलेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसकी काउंटिंग करें अगर लूप कितने बार चलेगा एन के वैल्यू के साथ, तो एन ही हो जाएगा। एन एन के वैल्यू के साथ एन ही हो जाएगा, तो इसको अगर थीटा नोटेशन में लिखे तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा थीटा है। ओके, अब नेक्स्ट तरह के लूप पे चलते हैं। ठीक है, ये लूप में क्या है, ये लूप में देखो, ये लूप में भी इनिशियलाइज हो रहा है 0 से और एन तक चल रहा है, लेकिन जो इटरेटर जो चेंज हो रहा है वो +1 से नहीं हो रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हो रहा था +1 से नहीं हो रहा है, इस बार +c से हो रहा है। ठीक है, और अंदर कुछ फिक्स वर्क हो रहा है। तो ये लूप कितनी बार चलेगा विद वैल्यू ऑफ एन मेरे को बेसिकली निकालना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करो कि एन की वैल्यू मेरी 10 है। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट जिससे बढ़ रहा है, आई की वैल्यू चेंज हो रही है, वो 2 है। ठीक है, तो ये लूप कितने बार चलेगा, सबसे पहले सबसे स्टार्ट होगा 0 से, फिर 2 होगा वैल्यू, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा। ठीक है, तो ये लूप कितनी बार चला, 1 2 3 4 5 फाइव टाइम्स चला, मतलब एन अपॉन टू 10/2 टाइम्स। ठीक है, 10/2, या और जनरल टर्म में लिखे तो ये n/c टाइम्स चला है ना। तो अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें तो n/c का फ्लोर आएगा, क्योंकि 11 के केस में भी क्या आएगा, 11 के केस और c की वैल्यू अगर 2 दे दे तभी भी ये लूप चलेगा 5 टाइम्स। ठीक है, और n की वैल्यू 10 है और c की वैल्यू 2 है, तभी भी चलेगा ये 5 टाइम्स ही। तो बेसिकली एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें कि ये लूप n और c की वैल्यू के साथ कितने टाइम्स चल रहा है, तो वो आएगा n/c का फ्लोर। तो इस केस में अगर देखिए 11 और 2 के केस में, तो 11/2 का जो एग्जैक्ट वैल्यू आता है 5.5 आएगा, और इसका फ्लोर लेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एग्जैक्टली ये लूप चलेगा n/c का फ्लोर के बराबर। और जब इसको थीटा नोटेशन में लिखेंगे तो उसको लिख सकते हैं थीटा n/c, और जो कि हो जाएगा थीटा n, क्योंकि जब भी थीटा नोटेशन लिखते हैं तो जो कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई रहता है, कांस्टेंट कॉफिशिएंट 1/c, जो कांस्टेंट कॉफिशिएंट जो भी मल्टीप्लाई रहता है वो नेग्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम एन को हम इंफिनिटी टेंड करके थीटा नोटेशन लिखते हैं हमेशा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी थीटा एन। ठीक है, अब नेक्स्ट
टाइप के लूप पे चलते हैं। इस लूप में क्या हो रहा है कि एन की इनिशिएट हो रहा है, एन आई जो है इनिशिएट हो रहा है, इटरेटर जो इनिशिएट हो रहा है वो एन से हो रहा है, और कंडीशन दिया हुआ है 0 से ग्रेटर रहना चाहिए, और इस बार क्या हो रहा है माइनस सी हो रहा है, हर बार सी सी मतलब एक कांस्टेंट नंबर से घटते चल रहा है आई की वैल्यू, ठीक है। तो इस और अंदर में कुछ फिक्स्ड वर्क हो रहा है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा ये मेरे को निकालना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए कि ये लूप कितनी बार चलेगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे करके आई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो सपोज करो एन अगर 10 है और सी 2 है, तो आई की वैल्यू क्या क्या होगी, 10 8 6 4 2, ठीक है। और तो ये कितनी बार लूप चला, 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स चला। और अगर सपोज करो कि एन की वैल्यू इस बार 11 है और सी की वैल्यू फिर से 2 है, तो तब कितनी बार चलेगा, 11 9 7 5 3 1, ये वैल्यू होंगी आई की, और चलेगा कितनी बार 6 टाइम्स, ठीक है। तो एग्जैक्ट हम देखें तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें तो ये बेसिकली 11 कितनी बार लूप चला है, अगर एन और सी के टर्म्स में लिखे तो 11/2 का सीलिंग के बराबर, मतलब 11/2 का जब कैलकुलेट करेंगे तो 5.5, और 5.5 का होता है हो जाता है 6, ठीक है। तो बेसिकली एग्जैक्ट ये लूप कितनी बार चलेगा, एन और सी की वैल्यू के चेंज होने के साथ n/c का सीलिंग, ओके। तब अब इसको लिखेंगे हम थीटा नोटेशन में, तो थीटा थीटा ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। और एक और जनरल बात की अगर हम प्रूफ करना चाहें कि n/c टाइम से चलेगा ये लूप, n/c ऐसे तो देख के नंबर्स रख के या फिर जनरल जनरल कॉमन सेंस लगा के हम पता कर पा रहे हैं कि n/c के सीलिंग टाइम्स चलेगा ये लूप, और उससे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं। लेकिन अगर मैथमेटिकली मेरे को प्रूफ करना है कि n/c टाइम्स ही चलेगा, तो ऐसे करके कर सकते हैं। अगर मैथमेटिकली प्रूफ करना है तो ऐसे करके हम क्या करते हैं कि हम जनरल टर्म लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, किसी भी लूप का। तो ये लूप कैसे चल रहा है एन के वैल्यू के साथ और सी के वैल्यू के साथ, पहले लिखते हैं। सबसे पहले आई के वैल्यू हो रहा है आई एन, ठीक है, फिर n-c, फिर n-2c, और अप टू एन। जब kth टर्म जाएंगे तो क्या होगा, kth टर्म हो जाएगा n-k-1 इंटू सी। क्योंकि सपोज करो थर्ड टर्म को क्या लिख रहे हैं, थर्ड टर्म के लिए लिख रहे हैं n-3-1 इंटू सी लिख रहे हैं बेसिकली, जो कि n-2c कैलकुलेट हो जा रहा है। वैसे ही करके kth टर्म लिखेंगे तो क्या हो रहा है, kth टर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा n-k-1 इंटू सी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा kth टर्म। और मेरे को लूप की कंडीशन, टर्मिनेशन कंडीशन क्या दिया है लूप का, कि जो भी इटरेटर आएगा, जो भी आई की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो वैसे ही करके सारे टर्म्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जो मेरा सपोज करो kth टर्म जो है वो लास्ट टर्म है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो वो कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे। तो इससे मेरा k का वैल्यू आ जाएगा, k का वैल्यू जो है वो लेस होना चाहिए n/c से, ठीक है। तो इससे मेरा ये प्रूफ हो जाता है कि लेस या इक्वल भी बोल सकते हैं, मतलब n/c के आसपास रहेगा की का वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए इससे प्रूफ हो जाता है कि जो मेरा लूप चलेगा वो n/c के सीलिंग के बराबर चलेगा, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी थीटा है। मतलब हम जो k जो है बेसिकली वो अप्रॉक्स निकाल लेते हैं कि कितने बार लूप चलने वाला है इस कैलकुलेशन करके, ठीक है। और उसको फिर थीटा नोटेशन में लिखने के लिए कांस्टेंट वगैरह ऐसे इग्नोर कर देना रहता है, तो थीटा में थीटा ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के लूप में चलते हैं अभी। तो इस टाइप के लूप में क्या है कि देखो इस टाइप में ये कैसे लूप चल रहा है, इनिशिएट हो रहा है आई इक्वल टू से, आई लेस देन एन होना चाहिए, और हर बार क्या हो रहा है आई इंटू सी होते चल रहा है, ठीक है, आई इंटू सी होते चल रहा है, मतलब सी से एक कांस्टेंट नंबर सी से मल्टीप्लाई होते चल रहा है इटरेटर। तब तक चलेगा लूप जब तक ये एन से छोटा रहे आई की वैल्यू, और अंदर में कुछ कांस्टेंट वर्क हो रहा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि आखिर कैसे वैल्यूज चेंज हो रही हैं इस लूप में। तो सबसे पहले सपोज करो n32 है और c की वैल्यू को 2 ले लिया, ठीक है। तो कैसे कैसे चेंज हो रहा है, सबसे पहले आई गया, फिर अगली बार आई2 आया वापस, तो अगली बार 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर अंदर आई जाएगा, तो अगली बार 2 हो गया, फिर अगली बार फिर से ट्वाइस, उससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पीछे वाला नंबर, फिर 4, फिर 8, फिर 6। ये बेसिकली इसका ऐसे करके लूप चलेगा, ठीक है। एक और एक देखते हैं इसमें कैसे चलेगा लूप। इसमें हो गया 33 और C2 है, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशिएट हुआ 1 से, फिर अगला वैल्यू 2 आएगा, इसके पीछे वाले का ट्वाइस, फिर पीछे वाले का ट्वाइस 4, फिर 8, फिर 16 अप टू 32। इसमें 32 तक जाएगा लूप, इसमें 16 तक ही जाना था, इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि
32 से बेसिकली लेस होना चाहिए। अगला नंबर इसका 32 आ जाता, लेकिन मेरा कंडीशन क्या है, 32 से कम रहना चाहिए आई का वैल्यू। तो ये लूप बस इतने बार ही चला, 1 2 3 4 5 बार चला, ठीक है। ये लूप का देखें तो ये लूप कितने बार चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार चल रहा है, ठीक है। 33 है एन और सी की वैल्यू 2 है। तो इन जनरल एन और सी के वैल्यू के चेंज होने के साथ कितनी बार लूप चलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जनरलाइज टर्म लिखेंगे इस लूप का। जनरलाइज टर्म लिखेंगे तो सबसे पहला टर्म 1 है, 1 से इनिशिएट हो रहा है इसलिए अगला टर्म सी टाइम्स हो जाएगा पीछे वाले का, तो सी हो गया अगला टर्म, फिर सी स्क्वायर, फिर सी क्यूब, सी की पावर 4, ऐसे करके बढ़ते रहेगा। जब इसका केथ टर्म लिखते हैं तो केथ टर्म क्या होगा, सी की पावर के माइनस वन। सी की पावर के माइनस वन कैसे होगा, क्योंकि सपोज करो हम कोई भी टर्म ले लो, फोर्थ टर्म को कैसे लिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म को क्या करना है, फोर्थ टर्म कैसे लिखा हुआ, सी की पावर 4 माइनस वन ही तो लिखा हुआ है ना। सी की पावर 4 माइनस वन, सी की पावर 3 हो जा रहा है, सी क्यूब हो जा रहा है। ऐसे ही करके अगर हम की टर्म लिखें तो सी की पावर के माइनस वन हो जाएगा, सिंपल। तो ये इसका जनरल टर्म हो गया, ठीक है। अब जनरल टर्म जो है, अब जनरल टर्म में क्या करेंगे हम, वो बीच वाला कंडीशन जिस लूप का टर्मिनेशन कंडीशन लगा देंगे और के की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि के ही बेसिकली मेरे को निकालना है कि के बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि लूप कितने बार चला है। वही मेरा टारगेट है कि टारगेट रहता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना लूप में। तो के निकालने के लिए हम ये इनइक्वालिटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सी की जो हर टर्म है लूप का वो कम रहना चाहिए। तो सपोज करो ये जो लास्ट टर्म इसको मान लेते हैं, तो लास्ट टर्म भी कम रहना चाहिए। तो सी टू द पावर के माइनस वन शुड बी लेस देन एन होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे, ठीक है। फिर के का वैल्यू लॉग लेके इधर इस माइनस वन को इधर प्लस वन लेके चले जाएंगे। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन होना चाहिए लॉग एन, ठीक है। तो बेसिकली के का वैल्यू इतने से कम रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तो मेरे को पता चल गया ये लूप कितनी बार चल रहा है, मतलब इस लॉग एन से कम बार चल रहना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको थीटा नोटेशन में लिखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो थीटा ऑफ लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। थीटा ऑफ लॉग इन, इसमें थीटा ऑफ लॉग इन हो जाएगा, नीचे बेस में कुछ नहीं रखेंगे, क्योंकि जब एन का वैल्यू हम जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के टर्म्स में निकालते हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रोथ मतलब एन जब इंफिनिटी को टेंड कर रहा होता है, ठीक है। जब एन इंफिनिटी को टेंड कर रहा था वो होता है, तो लॉग का बेस उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि जितने भी लॉग्स के ग्राफ हम बनाते हैं वो ऑलमोस्ट ऐसे ही जाते हैं सबके सब, ठीक है, ऐसे करके जाते हैं। तो इन्फिनिटी पे बेस में क्या वैल्यू है वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, इसीलिए इसकी जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं थीटा नोटेशन में, तो बेस को जो भी बेस रहता है उसको इग्नोर कर देते हैं, ऐसे डायरेक्ट बोल देते हैं थीटा ऑफ लॉग इन, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी थीटा ऑफ लॉग इन। अब अगले टाइप के लूप पे चलते हैं। इस लूप में देखो क्या हो रहा है, इस लूप में स्टार्ट हो रहा है एन से और आई बढ़ रहा है, जीरो से ग्रेटर रहना चाहिए, और आई जो चेंज हो रहा है इटरेटर वो हर बार क्या हो रहा है, सी से डिवीजन हो जा रहा है उसका, और लूप के अंदर कोई फिक्स अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे वैल्यूज चेंज हो रही है हमारी। एन 32 है सपोज करो और सी 2 है, ठीक है। तो कैसे वैल्यूज चेंज हो रही है, सबसे पहले 32 आ रहा है, फिर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, फिर 16, फिर उसके बाद 8, फिर डिवाइडेड बाई 2 4, फिर डिवाइडेड बाई 2 2 हो गया, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 2 1, ठीक है। इतना चलेगा। और इस केस में देखें तो क्या होगा, 33, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, हर बार 2 से डिवाइड होते होते लास्ट में फिर 1, ठीक है। इतने बार चल रहा है। अब हमको निकालना है ये कितनी बार लूप चलेगा विथ वैल्यू ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू एन, ठीक है। एन के रेस्पेक्ट में कितनी बार ये लूप चलेगा, ठीक है। तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं, हम जनरल टर्म लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसका जनरल टर्म लिखने की कोशिश करेंगे तो सीरीज कैसा चल रहा है, एन, उसके बाद वाला टर्म हो रहा है एन अपॉन सी, फिर एन अपॉन सी स्क्वायर अप टू एन एन। अब इसका के टर्म क्या हो जाएगा, एन अपॉन के माइनस वन, क्योंकि क्या हो रहा है सेकेंड टर्म के लिए एन अपॉन टू सी स्क्वायर माइनस वन बोल सकते हैं सेकेंड टर्म को, थर्ड टर्म के लिए बोल सकते हैं एन अपॉन सी की पावर 3 माइनस वन, वैसे ही के टर्म के लिए एन अपॉन सी की पावर के माइनस वन, ठीक है। तो ये मेरा जनरल टर्म हो गया, और मेरे को पता है कि जो सारे टर्म्स होंगे वो ग्रेटर होने चाहिए बेसिकली जीरो से, लेकिन हम यहाँ पे वन यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे इनइक्वालिटी में जीरो यूज अगर कर लिए तो के की वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे एन एन के साथ,
ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 यूज कर रहे हैं। मेरे को पता है 1 यूज करेंगे तो थोड़ा मतलब अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, थोड़ा करीब में आएगा, कुछ वैल्यू छूट सकती है, तो एग्जैक्ट के का वैल्यू नहीं है मिलेगा, लेकिन अप्रॉक्स आसपास की वैल्यू मिल जाएगा, तो उतना वैल्यू चलेगा। इसीलिए हम, क्योंकि हम जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो अप्रॉक्स मेरे को बस पता होना चाहिए कि इतने करीब में लूप चलेगा एन के वैल्यूज के साथ। तो ये वाला अप्रोक्सीमेशन सही है इस पोजीशन पे। तो इसको हम सॉल्व करके की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो आगे क्या हो रहा है कि इसको उस साइड ले गए, तो एन ग्रेटर देन हो गया सी की पावर के माइनस 1। ठीक है, ये दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं। क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। ठीक है, ताकि के नीचे आ जाए इस वाले साइड से। तो लॉग एन हो गया, लॉग एन विथ बेस सी ले लिए, तो यहाँ पे के माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे लॉग ऑफ सी बेस सी हो गया, और जो कि 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये गायब भी हो गया यहाँ से। और तो फिर अगले स्टेप में किए, तो के लेस देन क्या आ गया मेरा, के लेस देन होना चाहिए लॉग ऑफ एन प्लस 1, इतने से कम होना चाहिए। ठीक है, अप्रोक्स पता चलेगा कि जो है अप्रोक्स लॉग एन टाइम्स के करीब में चलेगा। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम थीटा नोटेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे, थीटा ऑफ लॉग एन। ये वाले कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे, कांस्टेंट इग्नोर कर देते हैं, और जो लॉग का बेस है उसको भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम एन को एन टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए बात करते हैं। तो उस समय ये वाला टर्म जो कांस्टेंट सम किया हुआ है निग्लेजिबल हो जाएगा, और बेस से मैटर नहीं करता है, क्योंकि एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया थीटा ऑफ लॉग एन। ठीक है, ठीक है, अब अगले टाइप के लूप पे चलते हैं। तो देखो इस लूप में क्या हो रहा है कि आई जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, और आई जो चेंज हो रहा है वो हर बार पावर होते चल रहा है, मतलब एक फिक्स, इससे हमेशा उसके पावर में जाते चल रहा है। हर नंबर हर बार जो आई की वैल्यू आ रहा है वो सी के पावर में सी टाइम्स पावर होते चल रहा है उसका। ठीक है, और लूप के अंदर कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है हमेशा। तो इसका कैलकुलेट करें कि आखिर ये लूप कितने बार चलेगा एन और सी की वैल्यू के साथ। तो देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ नंबर्स रख के देख लेते हैं कि कैसे मेरी वैल्यूज चेंज हो रही है अंदर लूप के अंदर हर इटरेशन में। ठीक है, तो सपोज करो C2 ले लेते हैं, और n की वैल्यू 3246 ले लेते हैं, कोई बड़ा नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, सबसे पहले इटरेशन में i की वैल्यू 2 जा रही है यहाँ से अंदर। ठीक है, i की वैल्यू 2 गई। फिर अगले वाले इटरेशन जब वापिस आ रहा है, तो आई की वैल्यू सी आई टू द पावर सी हो जाना चाहिए। तो वही आई की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे आई टू द पावर सी 2 की पावर 2 हो गया। ठीक है, फिर अगले इटरेशन में जो आई की वैल्यू आई थी उसके पावर 2 हो जाएगी। तो 2 की पावर 2 आई थी, फिर और 2 की पावर 2, और उस पे एक और 2 पावर में चले गया। फिर अगले इटरेशन में एक और पावर में 2 चलेगा, ऐसे करके सो ऑन चलते रहेगा। ठीक है, तो इसको ही तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि 2 तो 2 हो गया। ठीक है, 2 टू द पावर 2 2 पावर 2 हो गया। ठीक है, और जो ब्रैकेट लगा रहता है वो बेसिकली इंटू ब्रैकेट लगा के ऐसे 2 की पावर 2 लिखें, या फिर 2 इंटू 2 कर दे, एक ही बात है सर्च का रूल के अनुसार। ठीक है, तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बार 2 का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फिर ऐसे ही सो ऑन चलते रहेगा। ठीक है, फिर एक और इसको ऐसे करके फिर एक और तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसको 2 लिखते हैं, इसको 2 की पावर 2 की। ठीक है, इसको 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 जो पावर में उसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। सही है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 2 की पावर 2 की पावर 2। ठीक है, फिर जो अगला टर्म है उसमें क्या है, 3 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो मेरा 2 की पावर 2 की पावर 3 हो गया। ठीक है, ये हम जो चेंज बार बार दूसरे दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं, ये हम जनरल टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आगे पता चलेगा कैसे। ठीक है, तो इसको हम नंबर में लिख के, जो नंबर में लिख के अंदर जो लूप में यूज होगा वो ये होगा। 2 जो 2 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 2 16 हो गया, मतलब 2 की पावर 4 है बेसिकली ये, और ये 2 की पावर 8 है, तो 256 हो गया। ठीक है, अब इसको हम जनरल टर्म लिखने की कोशिश करते हैं, और फिर ये बीच वाला कंडीशन यूज करके के की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ इटरेशंस निकालेंगे इस लूप का। ठीक है, तो टू लूप तो 2 से इनिशिएट हो रहा है। अगली बार क्या हो रहा है, 2 की पावर जो कांस्टेंट टर्म है वो पावर में चले जा रहा है, तो 2 की पावर सी, फिर अगली बार 2 की पावर सी की पावर सी, ऐसे करके। ठीक है, और इसी को रीराइट करें, अगर रीराइट इसी चीज को हम यहाँ पे रीराइट कर सकते हैं ऐसे 2 2 जहाँ पे यहाँ पे अभी जो बताए थे उसी तरह से सेम।
ठीक है, टू 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 द पावर सी, ठीक है। फिर अगली बार टू टू द पावर सी की पावर स्क्वायर, ठीक है, सी की पावर टू, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म टू हो रहा है, सेकंड टर्म क्या हो रहा है, टू टू द पावर सी हो रहा है, थर्ड टर्म क्या हो रहा है, टू टू द पावर सी टू द पावर टू हो रहा है। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी करके लिख सकते हैं, टू टू द पावर सी टू द पावर थ्री माइनस वन, ये थर्ड टर्म है बेसिकली, एक दो तीन, ये तीसरा टर्म है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू टू द पावर सी टू द पावर थ्री माइनस वन, ये बन जाएगा टू टू द पावर सी की पावर टू, ठीक है। तो वैसे ही करके थर्ड टर्म को जब ये लिख सकते हैं, तो केथ टर्म को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं टू टू द पावर सी टू द पावर के माइनस वन, है ना। तो ये मेरा जनरल टर्म मिल गया, मेरे को जनरल टर्म मिल गया। अब जनरल टर्म मिल जाने के बाद क्या करते हैं हम, लूप की टर्मिनेशन कंडीशन का यूज करके, लूप की ये वाला जो टर्मिनेशन कंडीशन यूज करके हम के को एन के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा लास्ट टर्म था, इस पूरे लूप का ये लास्ट टर्म था, तो लास्ट टर्म भी क्या होना चाहिए, एन से छोटा रहना चाहिए। तो फिर दोनों साइड लॉग ले लेंगे, लॉग बेस टू, तो लॉग बेस टू लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और लॉग बेस टू यहाँ पे जो लॉग टू बेस टू है वो वन हो गया, ठीक है। फिर ये इस साइड हो गया लॉग एन बेस टू, ठीक है, कि अभी भी पावर में है, तो एक और लॉग ले लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो इस बार लॉग बेस सी ले लेते हैं, ठीक है। तो लॉग बेस सी ले लिए, तो के माइनस वन यहाँ पे आ गया, लॉग सी इधर भी ले लिए पूरे चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग सी बेस सी जो है वो वन हो गया यहाँ पे, तो ये बच गया यहाँ पे के माइनस वन, बच गया यहाँ पे के माइनस वन, ठीक है। तो अब वन को साइड लेके चलेगा, ठीक है। तो क्या आ गया मेरा पूरा फाइनली जो नंबर ऑफ इटरेशन जो के था वो कितना आ गया, वो होगा लेस देन लॉग ऑफ लॉग बेस सी लॉग बेस टू एन प्लस वन, मतलब इतने के बराबर, ऑलमोस्ट इतने से कम आएगा, ठीक है। तो यही मेरे को बेसिकली निकालना था, कि मेरे को अप्रोक्सीमेटली पता चल जाए कि ये लूप कितने टाइम्स चलने वाला है, ठीक है। तो इसको यहीं पर सब थीटा नोटेशन में लिख देंगे, तो इतना हो गया। उसमें क्या करते हैं कि थीटा नोटेशन लिखने में हम कांस्टेंट जो समेशन में उसको इग्नोर कर देते हैं, कि ये नेग्लेजिबल हो जाएगा जब एन टेंड करेगा इन्फिनिटी को ऑर्डर ग्रोथ में, ठीक है। और बेस को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस लूप का कितना हो गया, थीटा ऑफ लॉग है। तो ये हो गया हमारा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये वाले लूप का, जिसमें हर इटरेशन में एक पावर बढ़ते चल रहा है इटरेटर का हमारे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के लूप्स के बारे में देख, इस वाले प्रोग्राम में देखो क्या, और इस वाले प्रोग्राम में तीन लूप्स का यूज हो रहा है, ठीक है। तीन लूप्स का यूज हो रहा है, एक फॉर लूप ये वाला, एक फॉर लूप ये वाला, एक फॉर लूप ये वाला, तीनों लूप सीक्वेंस में है। और हम जानते हैं कि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है, मतलब ये लूप पहले खत्म होगा, फिर ये लूप खत्म होगा, फिर ये लूप खत्म होगा, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने, देखते हैं कैसे निकलता है, ठीक है। तो पहला लूप क्या है, जीरो से लेके एन तक चल रहा है, और कुछ थीटा वन वर्क हो रहा है अंदर कांस्टेंट। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, थीटा एन हो गया, ऊपर डिस्कस किए थे, ठीक है। फिर सेकेंड लूप देखते हैं, सेकेंड लूप वन से, ये भी वन से लेके एन तक चल रहा है, लेकिन हर बार ट्वाइस होते चल रहा है, ठीक है। हर बार आई की वैल्यू ट्वाइस होती चल रही है। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो गया, थीटा ऑफ लॉग एन हो जाएगा, ऊपर डिस्कस किए थे बेसिकली, उस ऊपर डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे एक सी से मल्टीप्लाई हो रहा था कांस्टेंट से, तो उसका एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन बेस सी आ जा रहा था। यहाँ पे टू है तो लॉग एन बेस टू आ जाएगा एग्जैक्ट टाइम। लेकिन हमको पता है जब इन्फिनिटी को टेंड करता है तो बेस मैटर नहीं करता है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली थीटा लॉग एन हो गया इसका भी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है उससे मैटर नहीं करता। नेक्स्ट जो लूप है वो चल रहा है वन से लेके हंड्रेड तक, और कुछ अंदर सम थीटा वन वर्क हो रहा है, कांस्टेंट वर्क। तो इस लूप ये लूप बेसिकली कितने बार चलेगा, एन के वैल्यू के चेंज होने के साथ। तो ये देख रहे हैं कि एन पे डिपेंड नहीं कर रहा है लूप, हमेशा ही कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है। तो कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स चलता है तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, थीटा वन हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए इन तीनों को सम कर देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का तीनों का सम करके लिख दिया। लेकिन अभी क्या है कि देखो कि एन जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये वाला वैल्यू तो इन्फिनिटी को बेसिकली टेंड करेगा,
और इस वाले में उस नंबर का लॉग हो जा रहा है और ये तो कांस्टेंट है। तो जब ये n जो है इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये उसका लॉग जो है वो काफी छोटा वैल्यू हो जाएगा, काफी छोटा वैल्यू बन जाएगा, और ये तो वैसे ही कांस्टेंट वैल्यू है। तो इन दोनों टर्म्स को बेसिकली हम नेग्लेक्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये दोनों का वैल्यू काफी कम हो जाएगा, जिस नेग्लेजिबल हो जाएगा ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इन दोनों को हटा देंगे, इग्नोर कर देंगे, और ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोग्राम का हो जाएगा वो थीटा n हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के लूप को देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, नेस्टेड लूप है। ठीक है, ये नेस्टेड लूप है, इसमें एक लूप 0 से लेके n तक चल रहा है और अंदर एक लूप भी 1 से लेके n तक चल रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हर बार ट्वाइस होते चल रहा है। ठीक है, और इस अंदर वाले लूप के अंदर मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वर्क हर बार हो रहा है। तो ये ओवरऑल लूप कितनी बार चल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि बाहर वाला लूप कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स चल रहा है, और अंदर वाला लूप n के वैल्यू के साथ कितनी बार चल रहा है, log n टाइम चल रहा है, क्योंकि हर बार एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होते चल रहा है इटरेटर हमारा। तो ओवरऑल ये log n बार चलेगा। तो ओवरऑल ये पूरा सिस्टम कितने बार चल रहा है, n टाइम्स log n, है ना, n टाइम्स log n चल रहा है। तो हो गया, ठीक है, n टाइम्स log n इतने बार ये टोटल लूप चल रहा है। तो इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टर्म्स में लिखेंगे तो थीटा n इंटू थीटा नोटेशन में लिखेंगे तो थीटा n इंटू थीटा ऑफ log n, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो अंदर वाली चीज को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तब। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो नेस्टेड लूप है उसका, ये जो नेस्टेड लूप का केस है इसका हो गया n log n। तो इन जनरल जब भी नेस्टेड लूप्स रहता है तो इंडिविजुअल लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, और जब समेशन में इंडिविजुअल लूप्स रहते हैं, जैसे समेशन में यानी कि सीक्वेंस में रहते हैं, लूप्स, तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो सबसे ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला लूप रहता है वही ओवरऑल बच जाता है, क्योंकि उसके सामने बाकी सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले लूप्स रहते हैं वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो सबसे बड़ा रहता है वो वही बच जाता है, तो वही ओवरऑल प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोला जाता है, और नेस्टेड के केस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब ये वाला एक क्लास देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें दो नेस्टेड लूप बेसिकली चल रहे हैं, दो नेस्टेड लूप चल रहा है। ठीक है, पहला वाला लूप चल रहा है 0 से n तक, और उस अंदर वाला लूप जो है log n टाइम चल रहा है, क्योंकि इसमें हर बार इटरेटेड इंटू टू ट्वाइस होते चल रहा है। तो अंदर वाले का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया थीटा ऑफ log n। ठीक है, और बाहर वाले का हो गया थीटा ऑफ n। तो ओवरऑल इस पूरे लूप का कितना हो गया, थीटा ऑफ n log n। ठीक है, उसी तरह से ये वाले नेस्टेड लूप का देखें तो 0 से लेके n तक चल रहा है ये भी, और 1 से लेके अंदर वाला लूप 1 से लेके n तक चल रहा है। ठीक है, तो बाहर वाले लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया थीटा ऑफ n, क्योंकि 0 से n टाइम्स चल रहा है, n के वैल्यू के साथ चेंज हो रहा है एकदम सेम, और i प्लस प्लस हो रहा है तो एक वैल्यू के साथ चेंज हो रहा है। और अंदर वाला लूप देखें तो ये भी सेम टू सेम बाहर वाले जैसा ही n के वैल्यू के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो थीटा ऑफ n हो गया इसका भी। ठीक है, तो ओवरऑल ये पूरे नेस्टेड लूप का हो गया थीटा ऑफ n स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो गया n इंटू n थीटा ऑफ n स्क्वायर। और ओवरऑल इस पूरे प्रोग्राम का लूप लिखेंगे तो ये दोनों सीक्वेंस में है, तो इन दोनों का सम होगा, ओवरऑल लिखे तो इसका हो जाएगा पूरा थीटा ऑफ n स्क्वायर प्लस थीटा ऑफ n log n। ठीक है, और जैसा हम बताए थे ऊपर में कि n स्क्वायर जब n टेंड करेगा इंफिनिटी को तो n स्क्वायर वाली वैल्यू तो काफी बड़ी हो जाएगी, लेकिन उस बड़ी वैल्यू के सामने इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा रहेगी नहीं, मतलब बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, जब n टेंड करेगा इंफिनिटी को, तो इसीलिए इस वाले चीज को पूरे को नेग्लेक्ट कर सकते हैं n log n को। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोग्राम का हो जाएगा थीटा ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लूप्स का। और एक और हमें पढ़ना रहता है रिकर्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना। ठीक है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है लूप्स के जैसे ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं रिकर्शन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के बारे में बात करूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और काफ़ी सारी डीएसए के अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आगे, तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।